गुरदासपुर में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पंजाब की सरकार को रिमोट से चलाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के दरबारी पंजाब की सरकार चला रहे हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान को सरकार चलाने का ऑर्डर लेने के लिए तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि 1 जून के बाद जब भ्रष्टाचारी फिर जेल जाएंगे तो क्या फिर से पंजाब की सरकार तिहाड़ जेल से चलेगी? इनके मालिक जेल गए, पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी। यहां के मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए, पंजाब की सरकार चलाने के लिए, नए ऑर्डर लेने के लिए उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। 1 जून के बाद कट्टर भ्रष्टाचारी फिर जेल जाएंगे। क्या फिर पंजाब की सरकार जेल से चलेगी क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में चुनावी रैली की, जहां उन्होंने पाकिस्तान, परिवारवाद और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश में कमजोर सरकार थी तब पाकिस्तान सिर पर चढ़कर नाचता था और अब देखिए उसकी क्या हालत हो गई है। उस समय पाकिस्तान हमारे सिर पर चढ़ करके नाचता था। कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। मोदी ने कहा भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और फिर भारत ने घर में घुस करके मारा। मंडी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत के समर्थन में रैली की। कंगना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल की हर बेटी का अपमान किया है। मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल के हर बेटी का अपमान है। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन को अवसरवादी, सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7वें फेज के लिए बिहार और झारखंड से चुनावी हुंकार भरी। बिहार के आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लालू राहुल का सूपड़ा साफ हो चुका है। यही नहीं, वो एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए इंडिया गठबंधन को घेरते नजर आए। कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी हमारे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं। अमित शाह ने इंडिया गठबंधन को पीओके का जिक्र करते हुए भी आड़े हाथों लेने की कोशिश की। कांग्रेस वाले, लालू जी घमंडिया गठबंधन हमें डराता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। भाइयों बहनों, मैं लालू यादव एंड कंपनी को कहने आया हूं, अरे लालू जी हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं। वहीं बिहार के बाद झारखंड के जामताड़ा में रैली करने पहुंचे अमित शाह ने घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया। झारखंड में घुसपैठ कराकर आदिवासियों के खिलाफ लव जिहाद, लैंड जिहाद और फॉरेस्ट जिहाद कराने का काम किया है। लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड के देवघर में आज इंडिया गठबंधन ने बड़ी चुनावी रैली की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देवघर की इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। इस देश में जितने भी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, रोड है, हाईवे है, रेल है, सारे बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में तैयार हो गए थे, वो एक एक करके मोदी जी बेच रहे। वहीं आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री बताया। हम लोग जानते हैं आप झूठ बोलने के फैक्ट्री है, आप झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, आप झूठ बोलने के होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। इतना बढ़िया ही झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट के ओबीसी मुस्लिम आरक्षण पर दिए गए फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल किए जाने के ममता सरकार के फैसले को रद्द कर दिया, जिस पर सीएम योगी ने कोर्ट के इस फैसले को एक नजीर बताया। साथ ही ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति नहीं देता है। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने टीएमसी गवर्नमेंट के फैसले को पलटा है और एक जोरदार तमाचा मारा है। यह कार्य असंवैधानिक था और इसको अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस मामले पर पीएम ने भी इंडी गठबंधन को घेर लिया। इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। अब कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। आरोप है कि इन मुस्लिम जातियों को वोट बैंक के लिए जबरन ओबीसी में डाला गया था ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी नेताओं के भी बयान सामने आए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर नफरत फैलाने की राजनीति का आरोप लगाया। साथ ही तेजस्वी ने अमित शाह के मुस्लिमों का आरक्षण रद्द कर पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण देने के बयान पर निशाना साधा। अरे अमित शाह जी केवल नफरत ट्रेंड करने आते हैं बिहार में, ये झूठ बोलते हैं। इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ का नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुसलमानों को एक वोट डालने वाली मशीन बता दिया। हम एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं कि कोई आकर उस एटीएम में पासवर्ड डाल देता है कि फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना है, तो हम डर के मारे उनको वोट देते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिमों को दिया आरक्षण पर दोबारा सोचना चाहिए। हिंदू पिछड़े वर्ग का हो या अगड़े वर्ग का हो, अगर एकजुट होकर के मुस्लिम आरक्षण का विरोध नहीं किए तो आने वाले दिन में ये भारत को पाकिस्तान बना देंगे। उधर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि पिछड़े वर्ग के मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना सही है। प्रयागराज में कल होने वाले मतदान से पहले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी, आरएसएस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। फूलपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मतदान करने से पहले लोगों को प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से डरने की जरूरत नहीं है। आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का मोदी या आरएसएस या योगी के डर की बिना पर साथ मत दीजिए, बल्कि पूरे उम्मीद होकर आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का साथ दीजिए। हम 50-55 साल से सिर्फ डर की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं, इसीलिए हमारी तकालीफ में इजाफा हो रहा है, हमारी मुसीबतों में इजाफा हो रहा है। ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तारीफ तो एआईएमआईएम की करते हैं, लेकिन वोट समाजवादी पार्टी को देते हैं। मेरे भाषण के बाद बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं, ओवैसी अच्छा भाषण देता है, मगर क्या करेंगे, मजबूरी है, हमको समाजवादी पार्टी को वोट देना है। कितनी बार आप वोट देंगे समाजवादी पार्टी को, बताइए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में प्रयागराज और फूलपुर लोकसभा सीट पर कल मतदान होना है। भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में हर तरह के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने लोकसभा उम्मीदवारों की शिक्षा पर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव लड़ रहे 8,360 उम्मीदवारों में से 8,337 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का विश्लेषण किया गया है। एडीआर के मुताबिक चुनाव लड़ रहे 121 उम्मीदवार अनपढ़ हैं, वहीं 359 ने सिर्फ 5वीं तक की पढ़ाई की है। 8वीं पास उम्मीदवारों की संख्या 647 है, 1303 उम्मीदवार 12वीं पास है, जबकि 1502 उम्मीदवारों के पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है। पीएचडी कर चुके 198 लोग भी लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
दिल्ली में 25 मई यानी कल वोट डाले जाएंगे। ऐसे में दिल्ली के रेस्टोरेंट, पार्लर और सैलून समेत बाजारों में मतदाताओं के लिए खास छूट का ऐलान किया गया है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। यानी दिल्ली के मतदाता अपनी उंगली पर लगी स्याही को दिखा करके खास छूट का फायदा उठा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक वोट डालने वाले लोग राजधानी के कई होटल्स और रेस्टोरेंट में छूट का लाभ 25 और 26 मई को ले सकते हैं, जिसके लिए मतदाताओं को उंगली पर लगी स्याही और वोटर कार्ड दिखाना होगा, जिसके बाद उन्हें 10 से 25% तक की छूट मिल सकती है। सिर्फ खाने पीने ही नहीं, वोटिंग करने वाली महिलाओं को कुछ पार्लर में भी डिस्काउंट मिलेगा। दिल्ली के करीब 500 पार्लर मालिक और मेकअप आर्टिस्ट ने ऐलान किया है कि मतदान के अगले दिन यानी कि 26 मई को महिला मतदाताओं को 20% तक की छूट मिलेगी। यही नहीं, मतदान कर्मियों की सहूलियत के लिए मेट्रो ने अपने टाइम टेबल में भी बदलाव किया है, जिसके मुताबिक मतदान के दिन सुबह 4 बजे से ही मेट्रो की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। सभी लाइनों पर सुबह 4 से 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो चलेगी, जबकि सुबह 6 बजे के बाद पूरे दिन सामान्य तौर पर मेट्रो ट्रेन चलेगी। साथ ही दिल्ली के 50 से ज्यादा बाजारों ने वोटिंग करने वालों को खरीदारी पर छूट देने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव में छठे चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भड़की हिंसा के बाद सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। नंदीग्राम में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की हत्या के बाद वहां हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद इलाके में तनाव को देखते हुए काफी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया। ये सुरक्षा कर्मी गाड़ियों में बैठकर पूरे इलाके का गश्त लगाते दिखाई दिए, जबकि सड़कों और बाजारों में भीड़ न के बराबर नजर आई। 2 दिन पहले नंदीग्राम के सोनचूरा में रथीबाला आड़ी नाम की एक बीजेपी महिला समर्थक की हत्या कर दी गई, जबकि हमले में बीजेपी के 7 कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा था। इस घटना के बाद कई दुकानों को फूंक दिया गया। इस घटना के बाद बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी एक्शन में नजर आए। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए, इसे लेकर राज्यपाल ने ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की। कल यानी 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 57 सीटों पर कुल 869 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक छठे चरण में चुनाव लड़ रहे 180 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें भी 121 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 6 उम्मीदवारों पर हत्या का केस दर्ज है, तो वहीं 21 के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज है। 24 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं, जिसमें 3 रेप केस भी शामिल हैं। छठे चरण में पार्टियों के नजरिए से अगर देखें तो बीजेपी के 51 में से 28, समाजवादी के 12 में से 9, कांग्रेस के 25 में से 6 और आम आदमी पार्टी के 5 में से 5, आरजेडी के 4 में से 4 और टीएमसी के 9 में से 3 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। छठे चरण में कुल 338 करोड़पति उम्मीदवार हैं, जिनमें बीजेपी के सबसे ज्यादा 48, कांग्रेस के 20, समाजवादी पार्टी के 11, टीएमसी के 9 और आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवार शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बीच पंजाब के भटिंडा में पुलिस ने एक बस से भारी मात्रा में कैश बरामद किया। पुलिस ने डूमवाली गांव में नाकेबंदी के दौरान एक यात्री बस की तलाश ली और बस में सवार एक यात्री के बैग से 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस को आशंका है कि इन रुपयों का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में हो सकता है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है और बरामद किए गए 1 करोड़ 20 लाख रुपयों को आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। कोलकाता में साधु संतों ने ममता बनर्जी की सरकार के विरोध में आज एक बड़ी रैली निकालकर प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि कुछ मठ और मंदिरों से जुड़े संत बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जिसके विरोध में संत समाज भी सड़क पर उतर आया और कोलकाता में संत समाज ने एक बड़ी रैली निकालकर ममता सरकार के विरोध में शंखनाद कर दिया। ममता ने आरोप लगाया था कि रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के कुछ सदस्य दिल्ली के निर्देश पर काम करते हैं। ममता बनर्जी के बयान के बाद ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में तीन संस्था रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन और भारत सेवाश्रम के साधुओं के बारे में ममता बनर्जी ने बताई थी कि ये राजनीति करते हैं, वोट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और इसी कारण से साधु समाज, संत समाज बंगाल में आज यहाँ पर वो प्रदर्शन में उतरे हैं। इस मामले की शुरुआत 18 मई को हुई थी, जब जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम पर एक भूमाफिया के इशारे पर संतों की पिटाई हुई थी। इसकी शिकायत पुलिस में की गई, जिसके बाद ममता ने उल्टे साधु संतों को ही घेर लिया, जिससे नाराज संतों ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहीं साधु लोगों का मार रहा है, कहीं साधु लोगों का अपमान कर रहा है, कोई कहते साधु लोगों का मानता नहीं हूँ। ये क्यों? हम लोग क्या किया? ये साधु लोग क्या किया? वहीं रामकृष्ण मिशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि मिशन हमेशा राजनीति से दूर रहा और कभी किसी के लिए वोट की अपील नहीं की।
परिवार नियोजन का मशहूर नारा है कि बच्चे दो ही अच्छे, और ये नारा गुजरात में अमरेली के 2 पार्षदों पर सटीक बैठता है, क्योंकि तीसरा बच्चा पैदा करने की वजह से दोनों की पार्षदी छिन गई। जिन 2 पार्षदों पर कार्रवाई हुई है वो अमरेली की दामनगर नगर पालिका के पार्षद थे। बीजेपी पार्षद खीमा कासोटिया और मेघना बोखा को गुजरात नगर पालिका एक्ट 1963 के उल्लंघन के आरोप में उनके पद से हटा दिया गया है। गुजरात नगर पालिका एक्ट की धारा 11(1)(h) के तहत चुनाव जीतने के बाद अगर कोई पार्षद तीसरा बच्चे को पैदा करता है तो वो नगरपालिका सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं रह जाता। खीमा कासोटिया और मेघना बोखा ने साल 2021 में पार्षद का चुनाव जीता था और दोनों पार्षदों के उस वक्त के एफिडेविट के मुताबिक दोनों के 2-2 बच्चे थे। लेकिन 14 मार्च 2023 को मेघना बोखा के घर और 10 मई 2023 को खीमा कासोटिया के घर तीसरे बच्चे का जन्म हुआ। तीसरे बच्चे के जन्म के बाद दोनों पार्षदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। जांच के बाद इस साल दोनों को उनके पद से हटा दिया गया। हालांकि दोनों पार्षदों ने इस फैसले का विरोध किया है और दलील दी कि चुनाव के बाद तीसरे बच्चे का जन्म होने पर यह नियम लागू नहीं होता। लेकिन अमरेली के कलेक्टर ने गुजरात नगर पालिका एक्ट की धारा 11(1)(h) का हवाला देते हुए दोनों की याचिका को खारिज कर दिया। कोलकाता में लापता हुए बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम की बेरहमी से हत्या की गई थी। जांच से पता चलता है कि अनवारुल अजीम की कोलकाता में हत्या कर शव के टुकड़े किए गए और इन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। दरअसल इस मामले में पश्चिम बंगाल सीआईडी ने मुंबई में रहने वाले बांग्लादेश के अवैध अप्रवासी जिहाद हवलदार को गिरफ्तार किया, जिसने कोलकाता के न्यू टाउन स्थित एक अपार्टमेंट में बांग्लादेशी सांसद की हत्या और शव को टुकड़े टुकड़े करने की बात कबूल कर ली। यही नहीं, पुलिस को पेशे से कसाई जिहाद हवलदार से पूछताछ में पता चला कि 13 मई की दोपहर कोलकाता स्थित फ्लैट में सांसद अनवारुल अजीम की पहले गला घोटकर हत्या की गई। फिर 1 घंटे बाद कसाई जिहाद ने लाश की चमड़ी निकालकर हड्डी में से मांस भी अलग कर दिया। इसके बाद लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और एक ग्रे कलर की ट्रॉली में शव के टुकड़ों के कुछ हिस्सों को लेकर के जिहाद और अमनुल्लाह फ्लैट से निकल गए। पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कसाई जिहाद और अमनुल्लाह ने शव के टुकड़ों को ऐसी जगह ठिकाने लगाया जहां से उन्हें बरामद कर पाना आसान नहीं। तो मेन जो कसाई है उनको भी, जो जिहाद नाम है जिसका, उनको भी बांग्लादेश से लाया गया था भारत में और वो 2 महीने से मुंबई में छिपा हुआ था। बांग्लादेश से मुंबई और मुंबई से कोलकाता आकर एक सांसद की हत्या करने वाला कसाई जिहाद सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं बल्कि इंसान के रूप में जल्लाद है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेशी सांसद को मौत के घाट उतारकर उनके शव के टुकड़े टुकड़े करने वाले कसाई जिहाद हवलदार ने पुलिस से बचने के लिए शातिराना चाल चली। पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पहले तो कसाई जिहाद ने बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम के शव के कई हिस्सों को कीमे में तब्दील कर दिया। इसके बाद शव के बाकी बचे टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें हल्दी से मैरिनेट किया। फिर प्लास्टिक बैग में हल्दी से सने शव के टुकड़ों को 2 लोगों के साथ मिलकर कोलकाता के अलग अलग जगहों पर फेंक दिया, ताकि अगर किसी को शक भी हुआ तो ऐसा लगे कि नॉनवेज पकाने के लिए किसी ने मांस में हल्दी मिलाई हुई है। इस पूरे कड़ी में आज ये पूरा खुलासा हुआ कि कैसे मर्डर किया गया और काट के उनको मांस और हड्डियों को अलग करके छोटे टुकड़ों में उनको कहीं पे फेंक दिया गया, लेकिन कहां पर फेंका गया ये अभी तक पता नहीं चला। बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम के शव के टुकड़ों की तलाश अब भी जारी है। शव के टुकड़ों को ढूंढने के लिए कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट की मदद ले रही है। तो वहीं इस सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़ा एक और खुलासा ये हुआ कि इसे अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम के बचपन का दोस्त मोहम्मद अख्तरुज्जमा था, जो 30 अप्रैल को बांग्लादेश से कोलकाता आया। संजीवा गार्डन स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर BU 56 को किराए पर लिया। अपनी प्रेमिका शिलास्ती रहमान के साथ फ्लैट में रुका और 4 कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ मिलकर 13 मई को इस वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया। गौरतलब ये है कि मास्टरमाइंड मोहम्मद अख्तरुज्जमा ने इस हत्याकांड के लिए अपनी प्रेमिका को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उसने सांसद अनवारुल अजीम को फ्लैट में बुलाने के लिए अपनी प्रेमिका शिलास्ती रहमान को मोहरा बनाया। यही नहीं, शिलास्ती रहमान को हनी ट्रैप के लिए तैयार करने के बाद घटना को अंजाम दिलवाने की जिम्मेदारी सौंपी और खुद 10 मई को बांग्लादेश लौट। केदारनाथ धाम में आज एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। सुबह करीब 7 बजे श्रद्धालुओं को सिरसी से केदारनाथ लेकर आ रहे हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिससे हेलीकॉप्टर में मौजूद पायलट समेत सभी 6 लोगों की जान बच गई। ये हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को सुबह केदारनाथ ला रहा था, लेकिन हेलीपैड से 100 मीटर की दूरी पर ही आसमान में इसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई। हेलीकॉप्टर हेलीपैड के ऊपर गोल गोल घूमने लगा, जिससे वहां मौजूद लोग भी दहशत से भर गए।
हालांकि पायलट ने किसी तरह सूझबूझ से हवा में अटकी जानों को बचाया और पास की जमीन पर हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग कराई। बाबा केदार की कृपा रही कि यहाँ पे हेली बाल बच गया। ये सामने देख सकते हैं हेली, यहाँ पे ये हेलीपैड है और हेलीपैड रनवे से सीधे नीचे पहले ही उतर चुका है और भगवान की कृपा ये रही कि यहाँ पे सभी यात्री कुशल हैं और हेली क्रैश होने से बाल बच गया है। सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और श्रद्धालुओं को सुरक्षित वहां से निकालकर दर्शन के लिए भेज दिया। उस तकनीकी खराबी के कारण इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसमें कि 6 लोग सवार थे और 1 पायलट है और जो कि सभी सुरक्षित हैं। चारधाम यात्रा में अभी तक 52 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और इसमें कई लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है, जिनमें 60 साल के बुजुर्गों की तादाद ज्यादा रही। इसके बाद भी श्रद्धालुओं की कई किलोमीटर लंबी कतारें नजर आ रही हैं। जिसकी एक तस्वीर बद्रीनाथ धाम से सामने आई, जहां बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे लोगों की 2 किलोमीटर लंबी कतार दिखाई दी। जहां भी नजर गई वहां लाइन में लगे लोगों की भारी तादाद दिखाई दी। मंदिर के आसपास का पूरा एरिया लोगों की भीड़ से खचाखच भरा दिखाई दिया। वहीं मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में रील बनाने पर लगी पाबंदी का पालन न करने वाले 37 लोगों का पुलिस ने चालान काटा और 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही 15 लोगों के फोन 8 घंटे के लिए जब्त भी किए। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर यात्रा के नियमों का पालन करने की अपील की। सभी चाहते हैं 4 धामों पे दर्शन करना, लेकिन 4 धामों की भी अपनी एक बियरिंग कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी से ज़्यादा होने पर अव्यवस्था होती है, लोगों को परेशानी होती है। इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है कि सभी लोग जो यात्रा के नियम बनाए गए हैं उन नियमों का जरूर पालन करें। वहीं यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन न करने वाली प्राइवेट गाड़ियों के चालान भी काटे जा रहे हैं। दिल्ली के अलीपुर इलाके में कार्निवल फार्म हाउस में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। फार्म हाउस में अचानक लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा फार्म हाउस धू-धू कर जलने लगा। अचानक आग लगने से आसमान में दूर दूर तक काले धुएं का गुबार नजर आया और देखते ही देखते पूरे इलाके में आसमान काला पड़ गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फार्म हाउस में इतनी भीषण आग कैसे लगी, फिलहाल तो इसका पता नहीं लग पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जरूर जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले के आरोपी विभव कुमार को कोर्ट ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने उन्हें 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब विभव कुमार को 28 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेशी के दौरान विभव के वकील ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया। साथ ही कोर्ट में अर्जी देकर सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित कर कोर्ट के सामने पेश करने की मांग की, लेकिन सरकारी वकील ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। एप्लीकेशन लगाई थी कि जो भी उन्होंने सीज किया है उसकी सर्विस अभी तक आपने प्रोवाइड नहीं की है, तो वो 28 तारीख को उस एप्लीकेशन में ऑलरेडी रखा है। 13 मई को सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया था। स्वाति मालीवाल कांड के बाद पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जी न्यूज से बात की। हमने उनसे कई सवाल पूछे। केजरीवाल से विभव कुमार पर भी सवाल पूछा और मौजूदा राजनीति पर भी। अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे हर आरोप पर क्या कुछ कहा, आइए वो आपको दिखाते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल, आप चुप क्यों हैं? सब सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ उस दिन। स्वाति मालीवाल का मैं जिक्र कर रही हूँ। नहीं, मैं मौके पे मौजूद नहीं था, तो अब 2 वर्जन है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। 2 वर्जन है, एक स्वाति जी का वर्जन है, एक विभव का वर्जन है। दोनों वर्जन पुलिस के सामने हैं। पुलिस जांच कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ईमानदार जांच होगी और मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है और कोर्ट न्याय करेगा। तो मेरा इस वक्त मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो वो ठीक नहीं होगा, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को जिस तरह से निशाना बनाया गया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सिविल जज का पालतू कुत्ता गायब होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिन जज विशाल दीक्षित का पालतू कुत्ता गायब हुआ है वो सिविल जज के पद पर हरदोई में तैनात है और उनका परिवार बरेली के सनसिटी कॉलोनी में रहता है। पालतू कुत्ता गायब होने पर सिविल जज की पत्नी ने
इज्जतनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके मुताबिक सिविल जज का पालतू कुत्ता 18 मई से गायब है और पड़ोसी डंपी अहमद नाम के शख्स पर कुत्ते को गायब करने, जज की बेटियों के साथ बदसलूकी करने और जज को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। जज की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पड़ोसी डंपी अहमद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और सिविल जज के पालतू कुत्ते की तलाश को भी तेज कर दिया है। आमतौर पर कुत्ता शब्द का इस्तेमाल हम दूसरों को गाली देने या उनको नीचा दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन अब जो खबर मैं आपको दिखाने वाली हूं उसे देखने के बाद आपको कुत्तों की किस्मत से जलन हो सकती है। जी हाँ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्योंकि अमेरिका की एक कंपनी ने कुत्तों के लिए खास तौर पर एक नई एयरलाइंस लॉन्च की है। बार्क एयर नाम की इस एयरलाइंस की पहली फ्लाइट ने 23 मई को न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के लिए पहली उड़ान भरी। ये प्लेन खास तौर पर डॉग्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वो और उनके मालिक यात्रा के दौरान भरपूर आराम और आनंद उठा सकें। प्लेन में एक बार में 10 डॉग्स अपने मालिकों के साथ यात्रा कर सकते हैं। हवाई सफर को आरामदायक बनाने के लिए बड़ी बड़ी सीटें और सोफे लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, फ्लाइट में डॉग्स के लिए उनके पसंदीदा खाने का भी इंतजाम किया गया है। डॉगी शैंपेन और बार कैसीनो जैसे फूड आइटम्स मेन्यू में शामिल हैं। आमतौर पर फ्लाइट में सफर करते वक्त पासपोर्ट और टिकट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए बार्क एयर ने डॉग्स के लिए खास पासपोर्ट और टिकट का भी इंतजाम किया है। डॉग्स को शांत रखने के लिए एक केबिन में खिलौने और ऑन बोर्ड स्पा जैसी सुविधा भी शामिल है। इस लग्जरी फ्लाइट की यात्रा के लिए 5 लाख से 6 लाख तक किराया देना होगा। ये किराया एक डॉग और एक डॉग ऑनर के लिए है। इस देश की आधी से ज्यादा आबादी जो है उसने कभी हवाई सफर नहीं किया होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर कुत्तों के लिए एक विशेष विमान, हालांकि महंगी बहुत है ये सुविधा। आगे बढ़ेंगे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मार्केट है और ऐसे में कोई भी कंपनी भारत की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकती है। एप्पल के बाद अब गूगल भी भारत में अपने फोन्स बनाना चाहता है। गूगल ने जानकारी दी है कि जल्द ही वो अपने स्मार्टफोन पिक्सल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू करने जा रहा है। इसके लिए गूगल भारत आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन से बात कर रहा है। कंपनी जल्द ही तमिलनाडु में पिक्सल स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकती है। हाल ही में तमिलनाडु के मंत्री टीआरबी राजा और फॉक्सकॉन के अधिकारी अमेरिका में गूगल हेडक्वार्टर्स गए थे, जहां उन्होंने गूगल के अधिकारियों से मिलकर तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर बात की। हालांकि गूगल इसके लिए भारत में कितना निवेश करेगा इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसके अलावा गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट अपने ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में शुरू कर सकती है। कंपनी भारत में हल्के सामान की डिलीवरी करने वाले ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। कर्नाटक के बेलगावी में बच्चों के क्रिकेट में हुए झगड़े ने मजहबी रंग ले लिया, जिसके बाद जमकर यहां पथराव किया गया। कांस्टेबल सहित 9 लोग इसमें घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब एक मोहल्ले में कुछ लड़के क्रिकेट मैच खेल रहे थे। तभी किसी बात पर उनमें विवाद हो गया। कुछ ही देर में ये विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। लोग मारपीट पर उतर आए। हंगामे के कुछ वीडियो भी सामने आए, जिसमें दावा किया गया कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने हिंदुओं के घरों पर पथराव किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हंगामा बढ़ने के बाद किसी ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। पुलिस ने इस मामले में 2 केस दर्ज करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हालात को देखते हुए वहां पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद इमरान खान को एक और झटका लगा है। इमरान खान के पार्टी ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया गया है और जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से की गई है, जिसके अधिकारी आधी रात को दल बल और बुलडोजर के साथ इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के दफ्तर पहुंचे और धावा बोल दिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, सीडीए के बुलडोजर ने इमरान खान की पार्टी के दफ्तर का आधा हिस्सा जमींदोज कर दिया। खंभे उखाड़ दिए, गेट तोड़ दिए, फेंसिंग गिरा दी गई, दफ्तर के बाहर बने शिविरों को उजाड़ दिया गया, यहाँ तक कि दरख्तों को भी उखाड़ फेंका। हालांकि सीडीए की इस कार्रवाई का पीटीआई कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और वो बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, लेकिन तब तक इस्लामाबाद पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान ने सीडीए के अवैध निर्माण को ढहाने वाली इस कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि उसके पास ना तो कोई परमिट था और न ही पिछले 2 सालों के दौरान कोई नोटिस भेजा गया। 2024 में, न 2023 में, न 2022 में कभी कोई ऐसा नोटिस आया है कि इसमें इंक्रोचमेंट है। लेकिन इस सब के बावजूद प्रशासन ने ये कहते हुए इमरान खान की पार्टी के दफ्तर को सील कर दिया कि जिस जमीन पर पीटीआई कार्यालय का निर्माण किया गया है वो जांच के दायरे में है।
क्योंकि इसे सरताज अली नाम के व्यक्ति को आवंटित किया गया है। कंगाल पाकिस्तान की फजीहतों में एक बार फिर इजाफा होता नजर आया। दर दर जाकर भीख मांगने वाले पाकिस्तान को चीनी नागरिकों की मौत के बदले 72 करोड़ रुपए का हर्जाना चुकाना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें चीन के 5 नागरिकों की मौत हो गई थी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस हमले में मारे गए चीनी नागरिकों के परिजनों को बदलने में 2.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देगा। पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें चीन को हर्जाना देने का फैसला किया गया। शहबाज सरकार ने दबाव में ही सही चीनी नागरिकों के परिवारों को पैसा देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन चीन को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान की सरकार उसके नागरिकों की भविष्य में भी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से इस मामले में मदद मांगी है। उसने तालिबान से पाकिस्तान में चल रही उसकी परियोजनाओं और सुरक्षा कर्मियों पर हमले न करने की गुहार लगाई है। साथ ही चीन ने तालिबान से आतंकी हमले रोकने में मदद करने की अपील की है। कुल मिलाकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन भी पाकिस्तान के नकारेपन से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है और वो पाकिस्तान में लगे अपने पैसे पानी में नहीं बहाने वाला। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में लगातार दूसरे दिन ताइवान पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत मिलिट्री एक्सरसाइज की और द जॉइंट सोर्ड 2024A के तहत चीन की सेना ने ताइवान स्ट्रेट में अपनी ताकत भी दिखाई। इस दौरान चीन की सेना अपने घातक और मारक हथियारों की नुमाइश करने के साथ समंदर से लेकर के आसमान तक संभावित युद्ध का अभ्यास करती नजर आई। चीन ने ताइवान के चारों तरफ युद्ध अभ्यास के नाम पर 40 फाइटर जेट उड़ाए, जिनमें से 35 ने ताइवान की खाड़ी में मौजूद मीडियन लाइन को पार किया। इसके अलावा चीन की नौसेना के 19 जंगी जहाजों और कोस्ट गार्ड के 7 युद्धपोत ताइवान के चारों तरफ तैनात रहे। चीन ने अपनी सैन्य ड्रिल को पनिशमेंट ड्रिल नाम दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ताइवान में बनी नई सरकार पर दबाव बनाना है। 3 दिन पहले विलियम लाई चिंग टे ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और कहा था कि ताइवान की स्वतंत्रता के लिए किसी भी प्रकार की अलगाववादी गतिविधियों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शायद यही वजह है कि चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि मिलिट्री अभ्यास के जवाब में ताइवान ने भी कड़ा एक्शन लिया। ताइवान ने अपनी एयरफोर्स और मिसाइलों को तैनात कर दिया, जबकि अमेरिकी नौसेना भी अलर्ट पर है। Z News.